हेलो व्यूअर्स, दिस इज विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली अभी CSS 2024 का रिटन पार्ट का रिजल्ट आया है और रिजल्ट आने के बाद तकरीबन वैसा ही माहौल है जैसा हर साल होता है कि जी रिज़ल्ट बहुत टफ आया है। अगर हम परसेंटेज की फॉर्म में देखें तो 2.53% कैंडिडेट्स जो हैं वो पास हो सके हैं। कोई 23,000 समथिंग ने अप्लाई किया, फिर अपीयर हुए 15,000 कुछ, और फिर उसमें से जो पास हुए हैं वो नंबर है 395। इस पे भी हमने बात करनी है, बल्कि हम दोनों ने आज डिस्कशन करनी है। मैं एज ए मेंटोर CSS से अटैच्ड हूँ और मेरे साथ डॉक्टर अतर मंसूर हैं जो ही हिमसेल्फ सिविल सर्वेंट, तो वो भी अटैच रहे हैं, बल्कि अभी भी हैं। तो हम एक डिस्कशन करेंगे ताकि ये रिज़ल्ट हमेशा ऐसा क्यों आता है और इंटरव्यू जो नेक्स्ट स्टेज है उसके लिए कैंडिडेट्स को क्या करने की ज़रूरत है। सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक है सर विकास। आज हम जरा ड्राइंग रूम मोड में बैठे हैं। यस, क्योंकि इंटरव्यू प्रिपरेशन मोड है तो हमने कहा हम वैसे मोड एग्जेक्टिव मोड में बैठ जाए। सर, सबसे पहले तो बता दें कि इस वक्त वो कैंडिडेट्स जो बिल्कुल CSS की प्रिपरेशन 2026 की कर रहे थे, ये जिन्होंने 2025 दिया था वो भी 26 की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो बड़े परेशान हैं कि हमारा क्या बनेगा, ऐसा रिजल्ट आएगा तो फिर हम कहाँ स्टैंड करते। तो ये बताइए, हर दफ़ा ऐसा ही रिजल्ट होता है या ये इस दफ़ा कुछ ऐसा होगा? देखिए वकास, ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, हमने पहले एक वीडियो भी की है। CSS का कंपैरिजन हमने UPSC से किया है, जो इंडिया का सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, और उसमें मैंने काफ़ी सारा डेटा व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन के लिए शेयर किया। आपने क्वेश्चन भी उसमें बहुत सारे किए कंपैरिजन के तौर पे, कंट्रास्ट करने के तौर पे। तो उसमें भी मैंने ये बात की थी, अब मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ना, बाय नेचर एक तो परसेवेरेंस का और नर्व्स का टेस्ट होता है, नॉलेज का तो अपनी जगह होता है। दूसरा, ये एग्ज़ाम क्योंकि कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, इसमें आपने कम्पीट करना है, तो जो एग्जामिनर्स होते हैं वो भी इसको कम्पिटिटिव मोड के हिसाब से मार्क करते हैं, और ये उनको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस होती हैं बाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पाकिस्तान के केस में, कि इसमें जब आप मार्किंग करें तो आपने इसको इतना कम्पिटिटिव रखना है मार्किंग को कि नॉट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल शुड क्वालिफाई। तो ये रिज़ल्ट कोई इस हिसाब से तो बिल्कुल शॉकिंग लगता है कि ओनली 2.5 या 2.53% कैंडिडेट्स हैव पास्ड द रिटन एग्ज़ाम, और 15,000 समथिंग जो आपने नंबर बोला है जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उसमें से ओनली अबाउट 395 आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ वाइवा या इंटरव्यू जिसको कहते हैं। तो शॉकिंग तो है, सबके लिए होता है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो जब इतना परसेंटेज, लो परसेंटेज देखते हैं ना, तो डेफिनेटली आपके ऊपर ओवरवेलमिंग होता है, ओवर ऑइंग होता है, आपके लिए बड़ा स्केरी होता है कि 15,800 या 900 में से सिर्फ 300 एंड समथिंग पास हुए हैं, तो ये तो फिर कोई मतलब हमारा हम का वेयर डू वी स्टैंड। तो लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक कि रिजल्ट ऐसा ही रहता है मोर और लेस। कोई परसेंटेज एक आध नीचे ऊपर हो सकती है कि 2.53 के बजाय 3% पास हो जाए, 3.2 हो जाए, या 2 हो जाए, या 1.8 हो जाए, लेकिन मोर और लेस ये इसी जो परसेंटेज की जो रेंज है ना, 2.5, इसके इर्द गिर्द ही कहीं ओवर करता है। तो इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपनी मेहनत मेरे ख्याल है जारी रखनी चाहिए। अच्छा, मैं कैंडिडेट्स के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। ब्रिटेन का इंसाइक्लोपीडिया नाम तकरीबन सबने सुना होगा। एक दफ़ा मैं उस पर सिविल सर्विस एग्ज़ाम के हवाले से पढ़ रहा था, तो उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन का ही बताया था कि जब उन्होंने मेनलैंड इंग्लैंड में सिविल सर्विस एग्ज़ाम का ट्रेंड एक इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो इसलिए करवाया था कि उनकी एम्पायर बहुत फैल गई थी और डिप्लोमेसी के लिए उन्हें लोग चाहिए थे, और अब जो एरिस्टोक्रेट फैमिली से या रॉयल फैमिली से या सुपर एलीट के जो लोग थे, जो डिप्लोमेट बनते थे या बनाए जाते थे, वो उनसे काम नहीं चल रहा था। राइट, ठीक है। और फिर उनको ये भी था कि हमारे पास कुछ बेस्ट ब्रेन्स भी आए जो इस एरिस्टोक्रेसी से हटके हों, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। अब मुझे एग्जैक्ट सेंचुरी नहीं याद, बट दैट वाज परहैप्स समवेयर इन 18th सेंचुरी के लास्ट डेकेड्स जो थे उनमें था। तो उसमें मैंने कहा कि BA होना चाहिए कैंडिडेट, दो उसको लैंग्वेजेस आती हूँ। अब इंग्लिश तो उनकी अपनी लैंग्वेज है, अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंच, लैटिन, कोई भी एक लैंग्वेज और आती हो। और जब उस वक्त एग्ज़ाम हुआ तो कुछ 2,500 से 3,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए, और उनमें से भी 250 के राउंड अबाउट जो है उन्होंने रिटन क्वालिफाई किया था।
तो ये जो एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विस का ना, ये एक फ़िल्टर एग्ज़ाम होता है, जैसा कि आपने भी एक्सप्लेन किया। तो कैंडिडेट्स को कभी इस चीज़ से नहीं डरना चाहिए जी इस दफ़ा रिजल्ट ऐसा आया है तो अब पता नहीं क्या हो। तो ये मोरलेस ट्रेंड जो है हाँ, के लिए ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि 395 में आप हो, यस बस ये आप वैसे तैयारी करनी क्या आप उसमें शामिल शामिल है जो पास कर। अच्छा सर, अब नेक्स्ट स्टेज है वाइवा, जैसे हम कहते हैं। ये नेक्स्ट स्टेज के 300 मार्क्स हैं और इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट साइकोलॉजिकल असेसमेंट का है और फिर दूसरा कंपोनेंट है फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पैनल, जो कराची भी जाते हैं, लाहौर भी आते हैं, नौशामर, इस्लामाबाद, कोयटा पे जाते हैं। तो सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से मेरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने तो कैंडिडेट्स को कंफ्यूज देखा, चाहे वो सोशल मीडिया का दौर था या उससे पहले का। कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किस एकेडमी में जाएं, कितनी दफ़ा मॉक इंटरव्यूज़ दें, और फिर हम प्रिपरेशन का ट्रैक कौन सा फॉलो करें। तो आप बताएं, आप क्या सजेशन देंगे इस स्टेज पे कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए, उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट फॉर एनी डिसीजन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू कैसे होना चाहिए? अच्छा वकास, दो कंपोनेंट्स आपने बताए, पहले उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं वो टिप्स दे देता हूँ कि जो मेरा ख्याल है कैंडिडेट्स के लिए यूज़फुल हो सकती हैं प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर द वाइवा एग्ज़ाम। जो पहले तो ये जो साइकोलॉजिकल है ना, इसके बारे में बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कैंडिडेट्स को, क्योंकि ये आपकी एक पर्सनैलिटी का एक वो कंपोनेंट चेक या टेस्ट या एवेल्यूएट करता है जिसके ज़रिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ये असर्टन करता है कि आप कितने फिट हैं टू परफॉर्म पब्लिक जॉब्स। ठीक है, और ऑल्दो इसका डायरेक्ट कोई इसके मार्क्स इसको एलोकेटेड नहीं है। वो जो 300 आपने बताया ना, उसमें से ये नहीं कि 50 मार्क्स इसके हैं, 250 वो पैनल को फेस करते हुए आपके एवेल्यूएट करके वो 250 में से देंगे और 50 में से देंगे। लेकिन ये ओवरऑल आपकी, जैसे मिलिट्री में ISSB का पाकिस्तान में टेस्ट होता है, तो इसमें वो एक रिटन कंपोनेंट के ज़रिए, जिसमें वो IQ बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस हैं, फिर आपके कुछ ऐसे टास्क्स करा के जिसमें कम्युनिकेशन वो आपकी चेक करते हैं, आपकी लीडरशिप पोटेंशियल चेक करते हैं, आपकी टीम सेटिंग्स में या स्ट्रेस सेटिंग्स में आपकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, और फिर वो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, वो आपकी एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंबर्स के लिए, ताकि जब वो पैनल को जब आप पैनल को फेस करें तो वो उस पिक्चर को देखते हुए आपका अंदाज़ा कर सकें कि आप कितने फिट हैं टू परफॉर्म। देखिए, पब्लिक जॉब्स जो होती हैं बड़ी स्ट्रेसफुल, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब्स हैं। इसमें आपने इम्पैक्ट करना है लार्ज स्केल पब्लिक को, आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो पब्लिक रिसोर्सेज के हवाले से होती है, आप इम्पैक्ट करते हैं, आप इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक पॉलिसी को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, मैनेजमेंट को। तो ये ज़हन में रखना है कि इसके मार्क्स नहीं हैं, लेकिन इसमें आपने अपनी ऐसी परफॉर्मेंस करनी है कि एक तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी इनोवेटिव थिंकिंग इन द सेंस कि आप चीज़ों को फ्यूचरिस्टिक अंदाज में थोड़ा बहुत देख सकते हो, और आप स्ट्रेसफुल सेटिंग्स के अंदर कंपोज्ड और काम रह सकते हो, आप कम्युनिकेशन में कंफर्टेबल हो विद इन जो आपका ग्रुप, या वो जो उस दिन जो आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए अपने कोहॉर्ट में या ग्रुप में अपीयर होंगे उसमें आप कंफर्टेबल हों। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो दूसरा कंपोनेंट है 300 मार्क्स का, असल में वो है वाइवा का, जो बड़ा कैंडिडेट्स के लिए एंग्जाइटी क्रिएट करता है, बड़ा उनके लिए फियर होता है, बड़े वो अप्रीहेंसिव होते हैं उसके, क्योंकि उसमें 3 से 5 तकरीबन अमूमन 5 पैनल मेंबर्स बैठते हैं। अगर चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस, चेयरपर्सन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो उनके साथ अमूमन 4 मेंबर्स होते हैं जो डिफरेंट एक्सपर्टीज़ के लोग होते हैं, अकम्पलिश्ड लोग होते हैं, जुडिशरी के भी हो सकते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी से भी हो सकते हैं, और बहुत सारी फील्ड से वो लोग अकम्पलिश्ड लोग होते हैं और उनका बड़ा एक्सपीरियंस होता है। और वहाँ पे कैंडिडेट जो है वो बड़ा एंक्शस और बड़ा स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि इतने सीनियर लोगों के सामने 23, 24, 25 या 27 ईयर्स का एक लड़का या लड़की आप जब जाते हैं तो उनके लिए एक बड़ी ही एक नर्वसनेस सी क्रिएट हो जाती है। और फिर कि पता नहीं, ये सवाल इतना ब्रॉड, हमने ये UPSC और CSS वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इसका कैनवस इतना ब्रॉड है कि नोबडी कैन बिकम गूगल कि, या नोबडी कैन बिकम ChatGPT, कि उसके अंदर वो जो भी उधर से क्वेश्चन आएगा और वो आप चैन आउट कर देंगे। लेकिन एट द सेम टाइम
मेरा ये ख्याल है कि इस टेस्ट में या ये जो स्टेज है एग्ज़ाम की, इसमें आपकी कामनेस, कंपोजर, स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, आपकी एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर, एबिलिटी टू ओवरकम टू अ सर्टेन एक्सटेंट, 100% तो नहीं, टू अ सर्टेन एक्सटेंट योर नर्वसनेस, योर एंग्जाइटी, ये बड़ी मैटर करती है। और मेरा ख्याल है कि आप डिस्कशन के दौरान शायद ये पॉइंट आउट भी अभी करेंगे कि इसके लिए एक स्पेसिफिकली आपको एक सेट ऑफ टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ेगी, और वो अगर आप कर लेते हैं तो आई थिंक यू कैन हैंडल दिस स्टेज वेल। राइट। तो सर आपने जो गुफ्तगू की उसमें तो मुझे फोकस ये नज़र आया है कि आपने पैनल को फेस करना है, वो टाइम मैटर करता है कि आप गुफ्तगू कैसे कर रहे हैं, आपकी जज्बाती जो सतह है वो किस तरह की है, और आप पिंचिंग क्वेश्चन, ये जो चुपते हुए सवाल होते हैं, उसको आप कैसे हैंडल करते हैं। और ऐसा वो मूवी में भी दिखाया गया था जिस पे हमने वीडियो की थी 12 राइट। तो इमोशंस को कंट्रोल और फिर प्रेजेंटेबल वे में मैनेज करना, ये आपने बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन मैं इसका एक और हिस्सा बता देता हूँ कैंडिडेट्स को। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने ये देखा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स की, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स की, फिर वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की गेम है ये इंटरव्यू की स्टेज। तो इसमें कैंडिडेट को खुद बेहतर पता होता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है। बाज़ लोग होते हैं लिखने में बहुत अच्छे होते हैं पर वो बोलने में शाय होते हैं, झिझकते हैं, शर्माते हैं बोलते पे। बाज़ लोग होते हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज के कुछ इश्यूज़ होते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी के साथ मिसमैच कर रहे होते हैं। बाज़ लोग होते हैं कि उनको एंग्जाइटी, फ्रेटनिंग हो जाती है, घबराहट हो जाती है जब वो 4-5 सीनियर लोगों के सामने बैठते हैं, और वो ज़रूरी नहीं इस पैनल के सामने, वो किसी भी पैसे के सामने बैठे तो वो उन्हें हो रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, वो भी स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर बॉडी लिविंग लैंग्वेज स्किल्स, और फिर वर्बल एंड नॉन वर्बल, इसके ऊपर आपका इंटरव्यू बेस करता है। आपके ऑप्शनल्स आपको कितने याद हैं या उस पर ग्रिप है, ये चीज़ बाद में देखी जाएगी। आपका नॉलेज कितना है ये भी बाद में देखा जाएगा। आपका स्किल सेट रिलेट करता है, जितने मार्क्स आपने रिटर्न में लिए हैं वो भी बाद में देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं। और प्रेजेंट का मतलब अच्छा सूट, अच्छे शूज़ पहनना नहीं होता। प्रेजेंट करने में सब चीज़ें आ जाती हैं, आपके ड्रेस से लेके आपकी बॉडी मूवमेंट और आपके फेशियल एक्सप्रेशन और जो आप बोलते हैं और फिर जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल करते हैं। मूविंग नेक्स्ट सर। एक स्टूडेंट मैंने बहुत परेशान देखे हैं अक्सर कि जी मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं आजकल अपने ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखिए सर, 20 मार्क्स का रिटन आंसर लिखना एक डिफरेंट चीज़ है, और अगर उसी क्वेश्चन को या उसके किसी हिस्से को इंटरव्यू में पैनलिस्ट पूछ लेता है तो ऑब्वियसली आपका मैक्सिमम आंसर 1-1.5 मिनट का होगा ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्या कैंडिडेट्स को सजेस्ट करेंगे कि फॉर इंटरव्यू ऑप्शनल या किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करना है पढ़ के, तो वो किस अंदाज से की जाए? देखिए, बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, ये बड़ी मैटर कर रही है आज का। ये जो ओवरऑल आप देखें ना, जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो उस वक्त शायद 6,000 टोटल लोग अपीयर हुए थे, आज से 20-22 साल। अब आपने फिगर 15,000 समथिंग का दिया, ऑलमोस्ट 2.5 गुना या 3 गुना के करीब पहुंच गए हैं एप्लीकेंट्स। तो पॉपुलेशन भी पाकिस्तान की काफ़ी बढ़ रही, तो ठीक है, कंपटीशन बढ़ भी गया। अभी ये जो लोग, और मेरी दफ़ा 6,000 में से 900 पास हुए थे, काफ़ी बड़ी परसेंटेज बनती है। ऑलमोस्ट आप समझे कि 15% के करीब वो बन जाती है उस वक्त। लेकिन इस दफ़ा हमने बताया कि 2.53 है कि कॉम्पिटिशन बढ़ गई। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, ये बड़ी मैटर कर रही है। कैंडिडेट जब ऑप्शनल प्रिपेयर करे तो जाहिर बात है, आपने पहले ही पॉइंट आउट कर दिया और मैं उसको रीइटरेट करूंगा, री एम्फसाइज करूंगा कि आपने कुछ 40 मिनट में आंसर थोड़ी देना रिटर्न की तरह, 35 मिनट या 40 मिनट। आपने तो 1 to 2 मिनट्स इंगेज करना। इंगेजमेंट ज़रूरी है, क्वेश्चन को गौर से सुने। वो ऑप्शनल कि आपके किसी सब्जेक्ट का भी हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, पब्लिक पॉलिसी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी हो, उसको गौर से क्वेश्चन को सुने और फिर कोशिश करें कि स्ट्रेट टू द पॉइंट क्रिटिकल वे में आकर आंसर करें। मिसाल के तौर पे अगर आपसे ये फॉर एग्जांपल सवाल कर लिया जाए
कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पे चले हम बात कर लेते हैं कि आपने इकोनॉमिक्स रखी हुई है। हम ऑल दो इकोनॉमिक्स बहुत एकदम नहीं है ऑप्शनल, लेकिन हम एक सब्जेक्ट के तौर पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये आपके कंपलसरी में भी कवर हो जाता है इकोनॉमी का क्वेश्चन। तो आपने इकोनॉमिक्स रखी है और पैनल आपसे पूछ लेता है कि जी पाकिस्तान की जो जीडीपी या ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ होती है किसी कंट्री की, उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक होता है एम्प्लॉयमेंट लेवल्स के साथ। तो हाउ डू यू नो कैन एक्सप्लेन कि एम्प्लॉयमेंट लेवल्स ऊपर जाएंगे तो जीडीपी ग्रोथ हो। अब अगर आप इसको रिटर्न के तौर पे आंसर करेंगे तो एक बड़ा डिटेल्ड आंसर बनेगा। आप एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी, अनएम्प्लॉयमेंट की थ्योरी और कैसे वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करता है लेबर, क्योंकि लेबर ही है ना एम्प्लॉय हो रहा है, और वो कैपिटल को कैसे एम्प्लॉय कर रहा है, वो एंटरप्रेन्योर के तौर पे कैसे एम्प्लॉय कर रहा है, वो लैंड को कैसे एम्प्लॉय कर रहा है, वो तो आप पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस थ्योरी के अंदर चले गए तो वो इतना ड्रैग हो जाएगा कि वो उनको ये लगेगा कि मे बी ही इज ट्राइंग टू, या ही और शी इज ट्राइंग टू गो टेंजेंशियल टू द डिस्कशन। आपने सीधा ये बताना है कि जी एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि मोर पीपल विल बी डूइंग जॉब। यस, and more people, more workforce will be doing job means more production will take place। और अगर वो टेक्नोलॉजी को यूज कर लें तो और हायर प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, और जब हाई प्रोडक्टिविटी होगी तो जीडीपी ग्रो करेगा, क्योंकि जीडीपी क्या होता है, इट इज द फाइनल प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यस, तो बस इतना अगर आप जवाब देके थोड़ा सा एंगेज कर लेते हैं, मैं तो ये खैर 10-15 सेकंड में आंसर कर लिया, लेकिन इस जवाब को 1 मिनट में आंसर किया जा सकता। 30 मिनट से 1 मिनट या 1.5 मिनट डिपेंडिंग हुआ, और उसके बाद वो काउंटर क्वेश्चन करें तो फिर उसके अंदर थोड़ी डिटेल में चले जाए। लेकिन थोड़ा सा एंगेज करें, थोड़ा सा आंसर बिल्कुल वन लाइनर ना दें। शुरू में आप 2, 4, 5, 7 लाइन सोच के, बट अनलाइक रिटर्न उसको थियोरेटिकल, उतना स्ट्रॉन्ग थियोरेटिकली नहीं आप बनाएंगे, और वो आप जवाब दे के आप बता देंगे। तो आई थिंक ये एक कैंडिडेट्स को समझने की जरूरत है कि क्रिएटिव वे, critically thinking and analytically answering to the point, succinct but in an engaging way, ये important एक टेक्निक है। सो लास्टली मैं 1-2 पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम अपनी ये वीडियो समाप्त करते हैं। कैंडिडेट्स को सबसे पहले अपने आप को देख लेना चाहिए कि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बोलने में किस तरह से हैं। तो जो उसमें डेफिशिएंसी है, कमी है, उनको उस पर काम करना चाहिए। मॉक इंटरव्यू ज़रूर देने चाहिए, फीडबैक आपको मिलेगा, आप उस पर मज़ीद काम करेंगे तो बेहतरी आएगी। देयर इज़ नो शॉर्टकट। आपको अपने स्पीकिंग स्किल्स पे और आपको वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। बाकी ये है कि इंटरव्यू भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि रिटन इम्पॉर्टेंट है। आपको नहीं पता कि आपके मार्क्स कितने हैं, राइट? वो उन्हें पता है। एब्सोल्युटली, ठीक है। आप जो भी कुछ करेंगे वही आपके मार्क्स में ऐड ऑन होगा, वैल्यू एडिड फैक्टर के तौर पे आएगा। मेरे सामने ऐसी भी केस स्टडीज़ आ चुकी हुई हैं कि कैंडिडेट ने रिटन पास किया, वो खुद परेशान था कि मेरे पेपर्स इतने अच्छे नहीं हुए थे, जब मेरे मार्क्स आए भी होंगे तो इतने अच्छे नहीं आए होंगे। तो उसने इंटरव्यू पे पूरा जोर लगाया, उसको हर एंगल से इसी तरह कवर किया कि अब मेरे पास बचा ही ये है। और फिर हमने देखा कि वो कैंडिडेट इंटरव्यू में टॉप कर गया, और फिर उस टॉप करने की वजह से इंटरव्यू में जो मार्क्स की एडिशन हुई, उसने उसे डिजायर्ड ग्रुप में एलोकेशन दिलवा दी। तो ये है इंटरव्यू की वैल्यू, और रेस्ट सर भी आपको बता चुके हैं। अगर आप समझते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जिस पे हमें वीडियो करनी चाहिए फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। विकास, एक चीज़ मैं यहाँ थोड़ी एंट्री से आपके ऐड अगर कर दूँ कि आपने वर्बल और नॉन वर्बल का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन कैंडिडेट्स को बताया। मैं थोड़ी से ऑब्जेक्टिवली अगर बताऊं तो 4 चीज़ों पे आपने फोकस, 4 या 5 चीज़ों पे ज़रूर करें। जी, वो मैं चाह रहा था कि मैं ऑब्जेक्टिव दूं। पहले ये कि आई कांटेक्ट अपना जो है वो बड़ा स्टेबल रखें इंटरव्यू पैनल के साथ। जो पैनलिस्ट आपसे क्वेश्चन करे उससे आई कांटेक्ट 80% ऑफ द टाइम आपने मेंटेन करना है, और बाकी 15 to 20% टाइम आपने आई कांटेक्ट दूसरे पैनल मेंबर से भी आप कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, आपका पोस्चर बहुत अपराइट, स्ट्रेट, अपनी जो लोअर बैक है उसको पीछे चेयर के साथ, जो चेयर की बैक है उसके साथ टच करें लोअर बैक को, ताकि आप सीधे अपराइट पोजीशन में बैठे। तीसरा, आर्म्स फोल्ड नहीं करनी आपने। आर्म्स को, अगर आपका चेयर ऐसी हो जिसके ऊपर डेफिनेटली वो रेस्टिंग होगी, उनके ऊपर आप अपनी आर्म्स को रेस्ट करें। टांगों को भी फोल्ड नहीं करना आपने, टांगों को स्ट्रेट आपने, जो नीज है अपने वो टुवर्ड्स पैनलिस्ट जो दरम्यान में, क्योंकि आप बैठे होंगे तो
हाँ लाइक टांगे आपने फोल्ड, अभी जो मैंने हाथ ऐसे रखे इस तरह ना रखें, इस तरह रखे, इस तरह रखें। ये तीसरी चीज है। चौथी ये चीज है कि आपने जो है ना अननेसेसरीली जो है वो हेड मूवमेंट नहीं करनी है, और अगर सोचना पड़ जाए कि 5-10 सेकंड तो यूं नहीं और यूं नहीं करना, और आंखें और ज्यादा जो है उसको आपने इधर उधर नहीं करना, और हेड को भी अननेसेसरीली मूव नहीं करना। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज में, वो ये है कि थिंकिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स बिफोर रिस्पॉन्डिंग। यस 1 to 2 और 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन 1 to 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स इज अ वेरी ऑप्टिमल टाइम, ताकि आप अपनी जो थॉट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकें अपने हेड में। तो ये चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस लाएंगी, आपके नॉन वर्बल कॉन्फिडेंट रहेंगे। और इसको फिर सिंक करें, अलाइन करें अपनी टंग के साथ, अपने वर्ड्स के साथ, और पावरफुल वर्ड्स यूज़ करें। पावरफुल का मतलब ये नहीं है कि आपने फ्लावरी लैंग्वेज या बहुत हाई फाई वोकैबुलरी यूज़ करनी है, लेकिन जो डिसिप्लिन डिस्कस हो रहा है उसकी जार्गन को थोड़ा सा, आपका हिस्ट्री डिस्कस हो रही है तो हिस्टोरिकल कोई जार्गन जो हिस्ट्री में यूज़ होती है, इकोनॉमिक्स हो रही है, सोशियोलॉजी हो रही है, पब्लिक एड हो रही है, उसको यूज़ करें। और कोशिश करें कि वर्ड्स को प्रॉपरली करेक्टली प्रोनाउंस करें, ग्रामेटिकल एरर्स ना करें अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मोस्ट पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू विल बी इन इंग्लिश, सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट। और एक जो लास्ट 2 टिप्स हैं वो ये है कि रोज़ शीशे के सामने बैठ के, आईना होता है ना मिरर, उसके सामने बैठ के ड्रेसअप होके अपने आप को देखें और अपनी ऑब्जर्व करें, प्रैक्टिस करें। अपनी डेली रूटीन अपने आप को शाम को सोने से पहले अपने आप को सुनाएं, ताकि आप में फ्लुएंसी आए। तो फ्लुएंसी, कोहेरेंस, स्ट्रक्चर, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, ये चीज़ें आपकी वर्बल साइड से काउंट करेंगी, और डेफिनेटली आपकी नॉलेज तो आपने पॉलिश करते ही रहना है, और बाकी नॉन वर्बल मैंने आपको बता दी है। थैंक यू विकास, आपने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ऑब्जेक्टिवली भी शेयर कर सकूँ। वेलकम सर। तो आप लोग कमेंट पे हमें बता सकते हैं अगर आप मज़ीद कोई ऐसी बात जानना चाहते हैं जो हम इस वीडियो में नहीं कर सके इंटरव्यू प्रिपरेशन के हमारे से। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।